चर्चा में है दुनिया के अंदर सितंबर शक्ति प्रदर्शन। जी हां साथियों, आप सभी को ध्यान होगा कि इस साल की सितंबर महीने की शुरुआत में चीन के द्वारा शक्ति प्रदर्शन के नाम पर एससीओ की समिट बुलाई गई थी। ठीक उसके बाद में इस मंथ के एंड में अमेरिका के द्वारा शक्ति प्रदर्शन के नाम पर यूएन की बैठक बुलाई गई। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, इसको समझने के लिए थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य पर लौटते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। मैं थोड़ा सा एक फैक्ट देता हूं आपको। फैक्ट ये है कि दुनिया में गुटबाजी के लिए कुछ मंच बनाए गए हैं। ऐसे समझिए कि अगर दुनिया में आपको अपनी बात बड़ी रखनी है तो आप अपनी तरफ से बड़े बोलते रहिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको सुनने वाले लोग भी अगर हों और वो भी कुछ पावरफुल लोग हों तो आपकी बात में वजन बढ़ जाता है। ये बिल्कुल वैसे है, एक नेताजी अकेले चिल्ला रहे हो कि हम बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन लाखों की भीड़ उन्हें सुन रही हो तो नेता थोड़े बड़े कहलाते हैं। और नेताजी जब भाषण दे रहे हो तो उनसे और बड़े वाले नेता या उनके समकक्ष नेता टेबल पर बैठकर उनकी बातें सुन रहे हो कि हाँ बात सही बोल रहे हो, तो थोड़ा वैल्यू बढ़ जाता है। ऐसा आपने देखा होगा जब हमारे देश के बड़े नेता चुनावी रैलियों में जाते हैं तो कई छोट भैया नेता बहुत तेज तेज भाषण दे रहे होते हैं। उस समय पर उन्हें लग रहा होता है आज ही हमें शक्ति प्रदर्शन करना है, हमारा वैलिडेशन हमारे व्यूअर्स में बढ़ जाएगा ये देख करके कि देखो हमने नेताजी के सामने ये सब बातें कही थी, हल्के में मत लेना। अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो कंटेक्स्ट समझते हैं। अब देखो, चाइना ने एससीओ की बैठक जब बुलाई, संघाई सहयोग संगठन की यानी कि संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक जब बुलाई तो नेताओं की झांकी लगा दी थी। भाई साहब, इस झांकी के अंदर कुछ खुद जो 10% सॉरी 10 जो देश हैं इंक्लूडिंग इंडिया रशिया, ये तो मेंबर हैं ही एससीओ के, लेकिन इन्होंने लगभग 30 से अधिक देशों को अपने यहां शक्ति प्रदर्शन के नाम पर बुला लिया था। इस बार खास क्या था? इस बार खास था इन तीनों की केमिस्ट्री। रशिया इंडिया द्वारा प्रताड़ित है और तीनों ही अमेरिका से बदला लेना चाहते हैं। कहीं ना कहीं तीनों के बीच में गुटबंदी ब्रिक्स के नाम पर दुनिया में खूब सुर्खियां बटोरी। सितंबर की शुरुआत में यह बात ऐसी हो गई थी कि इन तीनों को एक साथ लाने में बहुत बड़ा योगदान अमेरिका का है। यहां तक हम सभी ने इस बात को बेहतर तरीके से समझा। हम भारत के इस मूव को बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक मूव कह रहे थे कि देखा, भारत ने अमेरिका को बताने के लिए जैसे ही चाइना की यात्रा करी एकदम अमेरिका पस्त हो गया, ट्रंप परेशान हो गए, धे धमाधम ट्वीट करने लग रहे हैं, भारत के लिए समर्थन में आ गए हैं। तमाम बातें आप और हमने खूब सारी की थी इस महीने की शुरुआत में, वो आप और हमने देखी भी थी। चलिए अच्छी बात है साहब, ये शुरुआती महीना था। देखिए, दुनिया में इस समय जो बड़ी शक्तियां हैं उनके धड़े बने हुए हैं। पहले तक ऐसा होता था जब यूएसएसआर और अमेरिका होते थे, अमेरिका का सहयोगी संगठन नाटो कहलाता था और यूएसएसआर का अपना संगठन डब्ल्यूटीओ कहलाता। डब्ल्यूटीओ का मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वार्सा टीटी ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था। अब उसका अस्तित्व समाप्त हो गया जब से 1991 के अंदर इसका यूएसएसआर का अस्तित्व खत्म हुआ और वो 15 देशों में जब टूटा तो उसके बाद डब्ल्यूटीओ अस्तित्व में नहीं बचा। ठीक है, नाटो आज भी है, लेकिन 1991 के बाद एक तेजी से उठती हुई अर्थव्यवस्था आई जिसका नाम चीन था। अब इसे वर्चस्व की लड़ाई में अमेरिका को पछाड़ना था, तो इसने अपने तरीके के दो बड़े संगठन बनाए। एक का नाम एससीओ रखा और दूसरे का नाम था ब्रिक्स। अब आप पूछेंगे कि सर एससीओ और ब्रिक्स दोनों के सहयोगी संगठन में भारत भी तो है। बिल्कुल सही है, एससीओ की शुरुआतकर्ताओं में चाइना शामिल है और उसने रशिया को साथ में लिया था, भारत नहीं था। ब्रिक्स में भारत और चाइना साथ साथ एंट्री किए थे। अब मैं आपको एक और तथ्य देता हूं, जैसे ना हर काम का एक बजट होता है, जैसे भारत सरकार अपना एक बजट अनाउंस करती है तो उस बजट में शिक्षा का बजट, डिफेंस का बजट, सबका एक बजट होता है। ऐसे ही एससीओ का अगर 100 रुपए का बजट है तो 100 रुपए के बजट में 17.5 रुपए अकेले चाइना पे करता है। मतलब जिसका जितना बड़ा बजट, जब 10 देश हैं तो टेक्निकली 10-10% के हिसाब से बंटना चाहिए, लेकिन 17.5% के आसपास का बजट चाइना अकेले देता है और फंडिंग और देता रहता है कि चलो एससीओ को ग्रो करो, ताकि चाइना जब इस तरह की बैठक बुलाए तो उसमें बड़े से बड़ा देश पहुंचे और चाइना की शान बढ़ाए और शान में हो रही प्रदर्शन को देखे। आपने अब देखा होगा कि इनकी जो विक्ट्री परेड निकली थी उसमें दुनिया भर के नेता इंक्लूडिंग रशिया प्रेजेंट थे। पूरे टाइम इनकी विक्ट्री परेड को एंजॉय कर रहे थे। इन्होंने मतलब मजमा बना दिया था कि सब देखो बढ़िया से दुनिया वालों कि चाइना के पास कितनी ताकत है, उसने कितने नेताओं को एक साथ खड़ा कर दिया। यहां तक क्लियर हुआ? अच्छा, इस पूरी मीटिंग में एक व्यक्ति जिसका बहुत मजाक बना, आपने जिसे वेटर तक कह दिया कि जब पुतिन और मोदी जी साथ साथ निकल रहे हैं, ये आदमी हाथ बांध कर खड़ा है, मोटा मुंह उतरा हुआ है और इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि यार बहुत बेइज्जती फील कर रहा है, ह्यूमिलिएटेड फील कर रहा है। तो ये किया
और ये किया तो भाई इस ह्यूमिलिएशन को मिटाने कहीं तो जाएगा। अच्छा, इसके साथ में दिक्कत क्या हुई है हमेशा से, ये चाइना से तो हथियार खरीदता है लेकिन अमेरिका के सामने पूंछ दबा के रहता है, क्योंकि इसे ये पता है कि चाइना से अब इसने इतना कर्ज ले लिया है कि उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। अमेरिका के सामने खड़ा होने की हिम्मत की तो अमेरिका इसे चकनाचूर कर देगा। तो अब ये दोनों पार्टों के बीच में इतना पिस चुका है कि इसे अब दोनों को साधना है। कबीर का एक दोहा मुझे याद आता है, मैं उसे बोल नहीं सकता, उसका प्रसंग थोड़ा अलग चला जाएगा। बस उसमें इतना ही है कि जब आप बहुतों के मन रखते हैं तो शब्द गंभीर है, तो आप ढूंढकर अगर कबीर का दोहा कमेंट बॉक्स में लिख दे तो बेहतर होगा। फिलहाल के लिए इनके साथ में जो हालत हुई वो ये कि ये चाइना और अमेरिका को खुश करने में इतने बिजी थे कि एससीओ की बैठक में इन्हें गजब बेइज्जती का सामना करना पड़ा। हमने खूब मजे लिए इनके। अच्छा, इंडिया में जब मजे लिए जाते हैं तो पाकिस्तान वाले खुद आके देखते हैं। हमारे कई वीडियोस को बैठकर पाकिस्तान वाले रोस्ट वीडियो बनाते हैं, उनके ऊपर अपनी टिप्पणी देते हैं कि देखिए इंडिया में हमारे बारे में क्या बात हो रही है। ठीक है, अपने वाले वीडियो भी चलते हैं वहां पे। ठीक है, अच्छा, तो इन्होंने अपने यहां पर बेइज्जती कराई, वहां सूचना पहुंची कि सर बहुत इंसल्ट हुई आपकी, अब जाइए गुहार लगाइए। तो गुहार लगाने के लिए पहुंचे इनके पास। इनको पहले से पता था, क्योंकि बेइज्जती इस फोटो में केवल और केवल इन्हीं की नहीं हो रही थी, इनकी भी हो रही थी, क्योंकि इन्हीं के कारण तो सब मिले थे। अच्छा, इंडिया इतना ज्यादा थोड़ी चाइना के गले में डलने वाला था। इंडिया भी बेचारा धोखा खाया हुआ था, क्योंकि बेवफा सनम से पीड़ित था। इंडिया भी नए नए अफेयर में निकला था लेकिन चल नहीं पाया, तो ऐसे फिर लौट के वापस आया। इंडिया की तो हालत ही खराब, समझ ही नहीं पा रहा है कि मैं हूं कहां। मैं मतलब धोखा खा गया हूं इस आदमी से। एक पर दाव लगाया था, वो आदमी जो है खोटा सिक्का निकल गया। खैर, अनुभव है वो। फिलहाल के लिए इंडिया का जो ये स्ट्रेटेजिक शिफ्ट करार दिया गया, उस स्ट्रेटेजिक शिफ्ट में इस आदमी को बड़ी मिर्ची लगी। इसने कहा बदला लेंगे साहब। बोले कैसे लेंगे? बोले अपन लोग ना झूठ को इतना झूठ बोलेंगे। अच्छा, ये ना हिटलर के साथ में एक आदमी रहा करता था, यार उसका नाम मैं बार बार भूल जाता हूँ। ठीक है ना, वो उसका वो था, अभी थोड़ी देर में याद आ जाएगा नाम। उसका विदेश मंत्री या रक्षा मंत्री टाइप का आदमी था, जो कि बार बार ये कहा करता था, 3 अक्षर का नाम है, गौलब वौलब क्या है, वो ये कहा करता था कि झूठ को जब मल्टीपल टाइम बात बार बोलोगे तो वो झूठ सच हो जाएगा। तो ये बिल्कुल उस कंसेप्ट को बढ़िया से मानता है। जैसे ये मल्टीपल टाइम दुनिया के सामने बोल चुका कि मैंने दुनिया में इतने युद्ध रुकवाए, भारत पाकिस्तान को तो 40 बार बोल चुका कि मैंने युद्ध रुकवाए। तो ये बार बार जिस बात को दोहराता है, उस दोहराव के चलते इनको बड़ी सहायता मिलती है कि जब आप भी सर फेंक ही रहे हो तो हम भी आपके साथ फेंक लेंगे, तो वैलिडेशन बढ़ जाएगा, ताकि लगेगा लोगों को कि आप सही बोल रहे हो। तो इन दोनों की इस चलते में बढ़िया बनी। अच्छा, तो ये महानुभव जो हैं, ये अमेरिका की यात्रा पर रवाना होते हैं। अमेरिका में बकायदा ट्रंप से मुलाकात करते हैं, वहां पर अपने साथ में एक और अब्बा को लेके पहुंचते हैं। इन सारी बातचीतों को यहां पर यूएन में दोहराते हैं। ये सारी बातें आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि इनके रक्षा मंत्री ने अमेरिका में जाके खुद की कैसी बेइज्जती कराई। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं। यदि आप में से कोई भी साथी स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो में इंटरेस्ट रखता है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी चाहता है, तो हमारा यूट्यूब चैनल बातें बाजार की जाकर सब्सक्राइब कर लें, या फिर हमारा एप्लीकेशन बातें बाजार की, जहां पर हमारे कोर्सेज उपलब्ध हैं। अगर आप चाहें तो आप अपने आप को वहां से नॉलेजफुल बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस महीने की शुरुआत में ही हमने आपको एक जानकारी और भी दी थी। क्या दी थी? एससीओ से बेइज्जती कराने के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि मैं अमेरिका जाऊंगा। ये हमने आपको आज से 10-15 दिन पहले बता दिया था। ये 16 सितंबर की खबर है। हमने उस समय आपको बता दिया था कि साहब शहबाज शरीफ अमेरिका जाने वाले हैं। शहबाज शरीफ की अमेरिका की यात्रा को दिखाया पाकिस्तान में ऐसे जाता है कि ट्रंप से मिलने जाने वाले हैं। वास्तविकता में क्या था? वहां पर शक्ति प्रदर्शन था यूएन का। अब अच्छा, यूएन की कहानी सुन लो। जैसे फर्स्ट पड़ाव में मैंने आपको एससीओ की कहानी सुनाई, ऐसे ही यहां पर मैं अब आपको यूएन की कहानी सुनाता हूं। देखो, यूएन में 193 देश हैं। 193 देशों में जिनके पास वीटो पावर है, अगर आप उन्हें उठाकर देखें तो वो सबकी सब प्रथम विश्व युद्ध विजेता कंट्री हैं। चाहे आप अमेरिका, यूके, फ्रांस, रूस और चाइना को उठाकर देखें तो ये वो देश हैं जिन्होंने विश्व युद्ध जीता था। यानी कि यूएन कभी भी प्रतिनिधित्व संपूर्ण विश्व का करता नहीं है। मेंबर जरूर बना के बैठता है, लेकिन फैसलों में रोल नहीं रहने देता, क्योंकि उसके पास वीटो पावर रखने वाले देश वही हैं जो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध को जीते थे। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जीते थे, वही जब वीटो पावर रखते हैं, तो जो देश उस समय पार्टी ही नहीं थे युद्ध के, जैसे कि इंडिया, या फिर जैसे जिन्होंने युद्ध हारा, जैसे जापान, जैसे
जैसे कि जर्मनी, इनको कभी वहां कंट्रीब्यूशन ही नहीं मिला। ऐसे ही अफ्रीका, जिन्हें कभी वहां पर अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला, जैसे दक्षिण अमेरिका, जिसका कोई महत्व वहां पर नहीं रहा। तो एक तरह से यूएन को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका विजेताओं ने निभाई थी, क्योंकि जीतने वाले का शासन होता है तो बोले अपन ही राज करेंगे और अब नेक्स्ट वॉर नहीं होने देंगे। लेकिन किसको पता था कि ये वीटो पावर वाले ही देश आपस में लड़ मरेंगे। जैसे अभी फिलहाल के लिए वो चाइना वर्सेस अमेरिका, रशिया वर्सेस अमेरिका चल तो रहा ही है। ये वीटो वाले ही देश हैं जो आपस में झगड़ रहे हैं। खैर, इनमें भी सबसे ज्यादा जो ये दिमाग रखने वाला जो देश था वो अमेरिका था, जिसने यूएन की संकल्पना दी थी कि देखो अब सब लोग आओ और यूएन में बैठो, यहां बैठकर बढ़िया बातें करेंगे और मामलों को सुलझाएंगे, दुनिया भर के मामलों को। आज यूएन को स्थापित हुए 80 साल हो चुके हैं। 1945 में इसका फाउंडेशन डला था। 1945 से आज आप 80वें साल में हैं और इस समय यूएनजीए की, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बैठक चल रही है। अब आप इसको अमेरिका का शक्ति प्रदर्शन कैसे समझें, अब उस पर आइए। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया ना, इंडिया का बजट होता है तो हम बताते हैं डिफेंस का इतना बजट, फलाने का इतना बजट। ऐसे ही यूएन को चलाने के लिए एक बजट अनाउंस होता है ना, कि भाई यूएन चलाना है तो उसका एक बजट होगा। तो यूएन का जो बजट है उसका लगभग 25% अमेरिका द्वारा दिया जाता है। जैसे एससीओ का 17.5% चाइना द्वारा दिया जाता है। 193 कंट्री जिसके अंदर मेंबर हो, उसका 25% अगर अकेला देश दे रहा हो तो सोचकर देखो उसका कितना बड़ा वोट हो गया, या वो कंपनी का कितना बड़ा मालिक बन गया। ऐसे समझकर चलिए, ठीक है साहब। तो आप समझिए कि यूएन असल मायने में अमेरिका का शक्ति प्रदर्शन है। सब लोग अमेरिका के सामने जाते हैं, अपनी बातें रखते हैं, अपनी बातें इस तरह से रखते हैं कि अमेरिका हितैषी है तो रख देंगे, नहीं है तो नहीं रखेंगे, ठीक है। जैसे यूएन की बैठक में भारत एंट्री करने नहीं गया, अपने विदेश मंत्री को भेज दिया। क्यों? क्योंकि हम अभी अमेरिका का फेवर चाहते ही नहीं थे। हमने अपनी बातें यूएन में भी रखना इसलिए उचित नहीं करा, हम अपने विदेश मंत्री को भेज दिए कि जाइए सर, बोल के आ जाइएगा। मोदी जी वहां जाएंगे, ट्रंप से बिना मिले आएंगे तो फिर बातें बनेंगी। अभी मूड नहीं है, अभी बैठी नहीं है बातचीत, छोड़ दो। मतलब सीधा सा है कि जैसे पुतिन नहीं जा रहे, जैसे शी जिनपिंग नहीं जा रहे, ये लोग यूएन की बैठक में नहीं जा रहे, अपने प्रतिनिधियों को भेज दे रहे हैं, ठीक है साहब। अच्छा साहब, यूएन की इन 193 कंट्रियों की बैठकों में जितने देश प्रेजेंट होते हैं, या तो वो अमेरिका का फेवर चाहते हैं या अमेरिका के साथ रहते हैं। आप कहेंगे तो भारत पहले जाता था तो क्या फेवर लेने जाता था? देखिए, हम लंबे समय तक 1991 तक तो हमने एक डमरू पकड़ के चला था जिसका नाम था कि हम सब किसी के साथ नहीं है, नॉन अलायंस मूवमेंट में रहेंगे, गुट निरपेक्ष नीति में रहेंगे, हम किसी के साथ नहीं रहेंगे। 1991 के बाद समझ में आया कि एक गुट तो बचा ही नहीं, जिसका नाम डब्ल्यूटीओ था। तो हमने कहा अब नाटो ही बचा है, अब क्या करें? तो हमने देखा जब कोई फेवर ही नहीं बचा, धीरे धीरे उसके बाद हमारी विदेश नीतियों में बड़ा परिवर्तन आया, पश्चिम की तरफ इंक्लाइंड नीतियां बनने लगी। और 1991 में जब हमने एलपीजी रिफॉर्म्स लागू किए, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन लागू किया, उस समय अमेरिकी कंपनियां भारत में भर भर के आना शुरू हुई। एक तरीके से भारत ने द्वार खोल दिए पश्चिम के लिए। जिन्होंने हम पर राज किया था, हमने उनको फिर से कहा कि आइए हम पर राज करिए। तो उसके बाद में भारत में ये कंपनियों का आगमन शुरू